हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज फुल लेंथ होगा, प्रैक्टिस सेट 11th होगा, ठीक है। यानी कि 11वां टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरे 150 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 150 बीपीएससी पैटर्न पे निर्धारित है। तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का संबंध किन परिक्षेत्रों से है। तो किन किन से है, क्या सामाजिक से है, धार्मिक से है, राजनीतिक नियम कानून से, या सभी से है। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और ये किनके द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नियम कानून ये सब इनके द्वारा किया गया था। तो उनका नाम जो है पीवी काने। पीवी काने जो है ये महान विद्वान है, ठीक है, संस्कृत के। और इनके द्वारा 5,000 खंड लगभग इन्होंने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक नियम कानून इन सभी चीजों पे इन्होंने अपने बुक में लिखा हुआ है। इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया है। और ये इनके बुक में ये भी लिखा जाता है कि ईसाई धर्म जो होते थे, ईसाई धर्म प्रचारकों और साम्राज्यवादी इतिहासकार जो होते हैं, उनके द्वारा जो फैलाई गई धुंध को इन्होंने बताया है कि धुंध को साफ किया, उसके बारे में डीपली बताया है। तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भद्रबाहु जैन समुदाय का प्रधान था। इसमें सत्य क्वेश्चन देखना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो कह रहा है भद्रबाहु जैन समुदाय का प्रधान था, तो बिल्कुल सही है। अस्तूलभद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अस्तूलभद्र के जगह पे ये जो अस्तूलभद्र है और ये श्वेत है, तो आपको ये भी लिख सकता है कि ये भद्रबाहु की जगह पे अस्तूलभद्र लिख देगा और अस्तूलभद्र की जगह पे भद्रबाहु लिखेगा। तो आप सभी को रिलेट कैसे करना है, याद रखना है। अस्तूलभद्र यानी स से आ रहा अस्तूल आधा श और यहाँ श्वेत, ये दोनों ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा। मैंने ऐसे याद करा हुआ है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इसे लिखेगा कि भद्रबाहु के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अस्तूलभद्र याद रखना है, श्वेत वस्त्र, यानी याद करने का ट्रिक है। अस्थूल यहाँ पे ऐसे लिखाता है ना, अस्थूल भद्र, ठीक है। और ये श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, तो यहाँ पे स आधा स आ रहा है, यहाँ पे भी श्वेत आ रहा है, तो स ये वाला याद रख लेना। बाकी आपका जब भी क्वेश्चन आएगा कहीं लिखेगा कि भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे तो आप पढ़े हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट करते हुए गलत हो जाता है क्योंकि आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, ये महावीर के निधन लगभग 200 वर्षों के बाद में मगध साम्राज्य में बहुत ज्यादा भीष्म अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है ना, तो अकाल के लगभग 12 वर्षों तक भद्रबाहु जैन समुदाय का प्रधान था और उनके जो अनुयायी थे वो कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक जाने के बाद क्योंकि बहुत ज्यादा अकाल पड़ जाता है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ने के बाद कुछ जो है कर्नाटक में चले जाते हैं। और जो जैन पीछे मतलब जो अस्तूलभद्र के संरक्षण में रहते थे, उनके बाद वो लोग वस्त्र जो धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। और ये जो है भद्रबाहु, ये नगन वस्त्र धारण करते हैं, मतलब वो लोग नंगे वगैरह रहते हैं। तो इन सब चीजों के ये इस सब का जिक्र आप सभी को पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पूछेगा कि भद्रबाहु जो है कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे या फिर, तो वो सही है। लेकिन अस्तूलभद्र जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है ये बताना है। कह रहा है जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जीन के बाद आता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया गया, ये भी सही है, ठीक है। तो हमें सत्य क्वेश्चन का चुनना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन। सातवाहन काल में आहार शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है, किस हेतु किया जाता है, तो जीलों को कहा जाता है, ठीक है। यानी आहार शब्द जो है ये जीले के लिए इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस राष्ट्रकूट
कुट राजा के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है। तो इसमें कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो आप सभी को पता है कि राष्ट्रकूट राजा जो थे वो कृष्ण प्रथम, ठीक है, कृष्ण प्रथम कैलाश मंदिर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर ए ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंग वंश की राजधानी कौन थी? तो गंग वंश की राजधानी क्या था? तो ये था कोलार, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गंग अधिकांश समय तक पल्लवों के सामंत में रहे थे और उनकी राजधानी जो थी वो कोलार थी। सोने की खानों के कारण राजवंश का मतलब उत्थान आसान हो गया था, ठीक है। तो आपको कोलार याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है क्वेश्चन में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? तो जयचंद, ये चंदावर का युद्ध में पराजित किया था, ठीक है, 1194 ईस्वी में, ठीक है। तो याद रखना है कि मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राज, कौन सा? गढ़वाल राज, गढ़वाल राज कह रहे हैं, सॉरी फॉर दैट यार, गढ़वाल राजा, गढ़वाल के राजा थे जयचंद को ये पराजित कर देता है। और चंदावर जो है, ये आपसे पूछेगा कि भाई ये चंदावर, चंदावर आप कह रही हैं भाई ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में चंदावर है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि चंदावर एक जगह है जो यूपी में पड़ता है। और वर्तमान की बात करें तो ये फिरोजाबाद जिले में है। फिरोजाबाद कहाँ है? तो ये यमुना नदी तट पर स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अक्सर आप जीके वन लाइनर में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये है क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के, यानी महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो ये भीम देव ने किया था, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है, अच्छा पूछेगा कि आक्रमण कब किया था? तो 1025 से लेके 1026, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा ये भी पूछेगा कि भीम प्रथम द्वितीय, तो प्रथम था, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा एक चीज पूछेगा कि भाई ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये सोमनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑलरेडी हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि जस्ट हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट मिडाइवल कंप्लीट किए हैं, तो वो सब ये सब के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। बट फिर भी हम लोग इसमें देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये गुलाम वंश जो है ये गुलाम वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मामलुक वंश के नाम से इसे जाना जाता है। और भारत में बात करें तो जो सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो ऑलरेडी यहाँ लाख बख्श लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कब होता है? सबसे पहले याद रखना 1831-32, कोल विद्रोह 1831-32, ऐसे रटते चलो, ठीक है। कोल विद्रोह 5 बार उंगली पे याद करो, कोल विद्रोह 1831-32, कोल विद्रोह 31-32, कोल विद्रोह 31-32, याद हो जाएगा, ठीक है। जो याद नहीं हो ना उंगली पे, बचपन में कैसे याद करते थे, सर बोलते थे रट के आना है, जैसे पढ़ना है पढ़ के आना है तेरे को, तो आपको कहानी की तरह याद होता है तो दैट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज याद नहीं होता है तो उंगली पर याद कर लो, रट लो, बस इतना चीज अपन करना है। तो कोल विद्रोह 31-32 में होता है, किस, इसमें क्वेश्चन कह रहा है नेतृत्व किसने किया था? तो भाई आप सभी को पता है कि बुद्ध भगत ने किया था, यानी कि बुद्धो भगत। ये कहाँ पे पड़ता है? छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व होता है। और बुद्धो या फिर कहीं बुद्ध भगत लिखेगा, कहीं पे बुद्धो लिखेगा, ठीक है। तो अक्सर इन्हों बुद्धो भगत हम लोग पढ़ते आए हैं, तो बुद्ध भगत भी लिखेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा 11 नंबर, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु, यानी कि सुखदेव और भगत सिंह राजगुरु, ये किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, आप सभी को पता है, ठीक है। यानी कि भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ किया जाए। इसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम में लगभग
यानी कि एक दिन पहले ही उनको सजा दिया जाता है। बात रखा जाता है 24 मार्च को, लेकिन बहुत भीड़-वीड़ रहता है और यहाँ पे इनको निकालने के भी प्रयास किया जा रहा था। एक दिन पहले ही अंग्रेज जो था वो भीड़-वीड़ देखने की वजह से वो सोच रहा है कि भाई और भी दंगा वगैरह हो सकता है और भी ज़्यादा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करता है कि एक दिन पहले ही अंग्रेज़ों ने क्या करता है, यानी कि 24 का जो डेट था वो 23 मार्च को ही 1931 को शाम में लगभग 7 बजे के समथिंग, यानी 7 बज के 33 मिनट, अक्सर अगर डेट पूछेगा तो 7 बज के 33 मिनट यानी 23 मार्च के समय 1931 में इनको फांसी की सजा दे देता है। ठीक है, भगत सिंह और दो उनके साथी जो थे सुखदेव, यहाँ पे ऑलरेडी है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु। ठीक है, ये इन लोगों को क्या फांसी की सजा दे दिया जाता है। तो डेट पूछेगा तो 23 मार्च 1931। ठीक है, टाइमिंग अगर एक्यूरेट पूछे तो टाइमिंग आपको याद रखना है 7 बजकर कितना मिनट, 33 मिनट। ठीक है, 7 बज के 33 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत के बारे में आपसे पूछ रहा है किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये याद रखना है। लाहौर लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रावी नदी के तट पे बहुत सारा चीजें इसमें हम लोग कवर किए हैं। जो आप सभी को पता है कि डोमिनियन स्टेट को मांग किया जाता है, फिर लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट वगैरह, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, तो बहुत सारा ये सब चीजों ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। जो नहीं देखे हैं तो एक से लेके जो 10वां टेस्ट है सब ले जा, एक एक सीरियल वाइज है, आप देख लीजिएगा और बेटर समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कूट दिया है 1 और 2, इसमें मिलान करना है, यानी कि कौन सा इसमें सही है। तो अगस्त घोषणा जो था, ये कह रहा है इसमें अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक है, तो इसमें अगस्त घोषणा जो हो जाएगा, ये अगस्त घोषणा है ना। देखो ये रहा अगस्त प्रस्ताव है ना, फिर इसके बाद अगस्त संकल्प, संकल्प भी है, प्रस्ताव भी है, घोषणा भी है और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। ठीक है, तो देखो अगस्त ये जो है अगस्त घोषणा, ये हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना, तो 1 का 3 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये महात्मा गांधी। ठीक है, और अगस्त संकल्प, संकल्प जो हो जाएगा लॉर्ड लिनली थियागो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, ये हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखो समाजवादी नेता जो थे राम मनोहर लोहिया उस समय युवा थे। ठीक है, और देश की आजादी बंटवारा जब हो रहा था उस समय में लगभग उन्होंने करीब से अपने देखा था। 1960 में उनकी पुस्तक एक आती है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्टीशन नाम से एक किताब प्रकाशित किया जाता है और उस किताब में किताब हिंद में भारत विभाजन के गुनाहगार नाम से उपलब्ध है। तो ये सारे चीज का उस बुक में चर्चा किया जाता है। तो अगस्त घोषणा हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा महात्मा गांधी और अगस्त संकल्प लॉर्ड लिनली थियागो हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करें तो मॉन्टेग्यू, इससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मध्यकालीन भारत धार्मिक, मध्यकालीन भारत कह रहा है धार्मिक इतिहास के संबंध में सूफी फकीरों के द्वारा निम्नलिखित में से किस अभ्यास से किया जाता है? इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो कह रहा है श्वसन, व्यायाम और ध्यान, बिल्कुल सही है। एकांत वातावरण में कठोर प्रशिक्षण, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है श्रोताओं में परमानंद की अनुभूति कराने के लिए पवित्र गीत सुनाए जाते थे। तो ये हमारा तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं है ये चुनना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि
अब्दुल रहमान जो थे इनके द्वारा रचना हमीर राशो था, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है देखो, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है ना, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। दैट मीन्स क्वेश्चन गलत है, यानी कि हमें इसका आंसर जो चुनना है वो गलत चुनना है कि कौन सा गलत है। और इसमें कह रहा है कि कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पे लिख, फिर से यहाँ एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे सही उत्तर कह रहा है और ऊपर में कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो थोड़ा सा हम इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिए ध्यान से, ताकि क्वेश्चन अपन गलत ना हो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अब्दुल रहमान जो है इनकी रचना हमीर राशो है, तो ये तो सीधी सी बात है, ये भाई ये गलत है, क्योंकि हमीर राशो अब्दुल रहमान की नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यानी कि एक गलत हो जाएगा। चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के द्वारा है, बिल्कुल सही है। जगनिक ये जो है अल्लाह खंड के द्वारा है, ये भी सही है। नरपति नल्ला बीसल देव रासो के द्वारा है, ये भी सही है। तो हमारा 1 2 3 ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन हमें चुनना है कि कौन सा गलत है। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें गलत कौन है, तो ऑप्शन ए गलत है। तो एक केवल कहाँ है, तो एक केवल बी में है, तो हमें ऑप्शन बी में टिक करना है, यानी कि केवल आंसर इसका बी हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पे सही है नहीं है इसको गोला घेर दो, फिर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 मिनट भले 1 मिनट सोच लो, इसके बाद आंसर दो ताकि गलत ना हो, ठीक है, पढ़ के, नहीं तो पता चले पढ़े तो हुए हैं लेकिन गलत लगा दिए, फिर हम लोग घर पे आके चेक करते तो यार ये तो मैंने पढ़ा था गलत कर दिया। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए, सिली मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बाजीराव प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से यहाँ हम लोग देखें कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ सही पूछ रहा है, ना कि गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है उन्होंने 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान को हराया था। तो ये जो है गलत है, ठीक है, क्योंकि बंगाल के नवाब जो है कह रहे इसमें कि अलीवर्दी खां को हराया था, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बालाजी बाजीराव ने 1751 में लड़ाई में अलीवर्दी खान पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मराठा साम्राज्य वगैरह से रिलेटेड होगा, तो इसमें कह रहा है कि अलीवर्दी खां को हराया था, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि संघ की प्रणाली उनके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बाजीराव प्रथम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। फिर ये क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने वसई की लड़ाई में साल सेठ और बसीन पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, ये भी हमारा सीख है, ठीक है। वे पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए थे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 4 गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेट करो। 1 और 4 यहाँ है, इसको हटाओ। 4 इसमें भी है, इसको भी साइड करो। 1 गलत है तो यहाँ से भी हट जाएगा, बचता है हमारा केवल 2 और 3, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। फिर से मैं टिक लगा दूं इसको हटा के, फ्रेश ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि हमें सही उत्तर चुनना है, तो केवल सही व सही है, 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व लिखित कथनों पर निम्नलिखित होना चाहिए, है ना। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फिर से थोड़ा हटा के पढ़े। निश्वलिखित लिख रहा है ना, लेकिन निम्नलिखित लिखना चाहिए, टाइपिंग गलत हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है कौन सा क्वेश्चन सही है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है, तो अपन सही उत्तर हम लोग देखते हैं। कह रहा है गांधी मार्च 1915 में भारत वापस आए थे, ठीक है। तो 1915 में कह रहा है कि मार्च में आए थे, तो आप सभी को पता है कि गांधी जी जो है ये मार्च में नहीं आकर के ये कब आते हैं, जनवरी में आते हैं, और 9 जनवरी को आए थे। याद है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इन्हीं के रिटर्निंग के बाद, तो इसलिए ये घोषणा किया गया था।
तो ये 1915 में आते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो होते हैं वो कहते हैं कि गांधी आप सबसे पहले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु होते हैं, और वो कहते हैं कि पहले तुम इंडिया का भ्रमण करो पूरा, ठीक है। तो ये मार्च में नहीं आते हैं, ये आते हैं जनवरी में। तो हमारा तो ऐसी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन एक गलत, तो एक यहाँ पे है, काटो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है अनसुईया साराभाई खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था, तो ये भी सही है। तो हमारा इसमें सॉरी अनसुईया साराभाई खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी हुई थी, तो ये खेड़ा सत्याग्रह से नहीं जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये सत्याग्रह से ये नहीं जुड़ी हुई थी, तो इसे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो तीन दो यहाँ भी है, तो दो यहाँ भी कट जाएगा, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, यहाँ भी कट जाएगा। केवल व केवल ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कि अनसुईया साराभाई ने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था। तो हमारा आंसर केवल 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ हम टिक लगा देते हैं, केवल 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो थोड़ा उसमें पढ़ के आंसर लगाना होता है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है सही बताना है कौन सा सही है। इन्होंने 1809 में गिफ्ट ऑफ पॉली 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 पॉलिथिस्ट पॉलिथिस्टिक की रचना की थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बहुदेववादी आदेश का प्रचार करने के लिए 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1814 में इसका गठन नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रीसेप्टस ऑफ जीसस ने उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। तो केवल व केवल हमें सही चुनना है, तो आंसर सी हो जाएगा, केवल सी सही है। क्योंकि देखो राजा राम मोहन राय जो थे, ये 22 मई 1772 से लेके 27 सितंबर 1833 तक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत थे, और आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। और ये जो थे सती प्रथा कह रहे हैं, विधवा विवाह, सती प्रथा, इससे ये रिलेटेड बहुत काम किए हैं, ठीक है। लॉर्ड बेंटिक के समय में जो भी कोई अगर विधवा महिला होती थी, लाइक उनके हस्बैंड डेथ कर जाते थे, तो उनको आग में जलना पड़ता था। तो इस तरह का प्रथा जो है समाप्त करने में इन्होंने लॉर्ड बेंटिक से 1829 के समय एक एक्ट लाते हैं, और उनके समय एक्ट इन्हीं का योगदान रहता है। तो राजा राम मोहन राय इससे रिलेटेड है, तो अपन याद रखना है। नेक्स्ट, वैसे आप सभी को पता है कि इनको पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इनका रोल है, आप सभी पढ़े होंगे हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था। ये कह रहा है पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, किसके काल में हुआ था, तो ये आप सभी को बताना है। देखो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1901 में जॉन मार्शल के नया महानिदेशक के रूप में नियुक्ति उनको किया जाता है, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो है लगभग 1905 के समथिंग, 5-6 में, तो हालांकि 6 के समथिंग उनका डेथ हो चुका था, है ना। लॉर्ड कर्जन, हाँ लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन जो है, यही कर्जन जो है आपको याद है कि बंगाल डिवाइडेशन वगैरह करता है। 1911 में जॉर्ज तृतीय और मैरी जब दिल्ली में आते हैं, तो उनके स्वागत वगैरह करने के लिए, आप सभी को पता है 1911 में दिल्ली से जो है कोलकाता से, जो भारत का राजधानी कोलकाता हुआ करता था, तो उस समय भारत का राजधानी कोलकाता स्थानांतरित इन्होंने किया। और जो डिवाइडेशन था उसी समय 1905, लॉर्ड कर्जन जो थे 1911 के समथिंग, लॉर्ड कर्जन, सॉरी हम 5 में डेथ बोल दिए थे, ये सॉरी फॉर दैट, ये गलत हो गया, क्योंकि ये नहीं थे, कोई और थे जिनका गाजीपुर में थोड़ा सा हम नाम भूल रहे हैं अभी। लॉर्ड कर्जन एक इसी तरह का नाम है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन नहीं, वो दूसरा नाम है शायद, फिर क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे, याद आएगा तो ये जो है आपको इतना फैक्ट याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन जो है इन्हीं के समय में लॉर्ड तृतीय और
मैडम मैरी कुछ ऐसे करके नाम आता है। इनके स्वागत में दिल्ली में ये लोग क्या करते हैं, बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो डिवाइडेशन वगैरह था उस समय स्थगित करके और दिल्ली का जो राजधानी है वो स्थानांतरण करके कोलकाता जो था उसे दिल्ली कर दिया जाता है। तो इतना सारा फैक्ट अपन याद रखना है। पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज जो था हम बता दिए हैं, जो भी एक्स्ट्रा था तो डिस्कशन कर लिए हम लोग ताकि आप सभी को याद रहे। वैसे आप सभी को पता होगा बट फिर भी मैंने बता दिया ताकि आप सभी का रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकार गठित नहीं हुआ था, तो गठित नहीं हुआ था ये याद रखना, ठीक है। तो कौन सा नहीं हुआ था ये अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि कह रहा है नहीं हुआ था, कह रहा है कि बंबई के पुणे जिले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में या फिर बंगाल के मिदनापुर जिले में, ठीक है। तो सरकार गठित नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपन बताना है कि नहीं हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। तो देखो बंगाल के मिदनापुर जिले में तो हुआ था, तो 4 हम लोग एलिमिनेट करते हैं, 4 यहाँ है, ये ऑप्शन कट जाएगा। अब बचता है बंबई, पुणे जिले, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर जिले, बिहार के भागलपुर, ये सब जगह हुआ था। तो हमारा नहीं हुआ था, यानी कि बंगाल मिदनापुर में तो हुआ था, बाकी जगह नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी है। यानी 3 बचता है, 1 2 3, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उस समय मुंबई यानी कि बॉम्बे कहा जाता था, इसके बाद पूना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बिहार के भागलपुर जिले में समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था। इसके बाद कहाँ कहाँ होता है, तो बंगाल के जो मिदनापुर जिला होता है वहां पे गठित किया जाता है सरकार। तो ये हमारा आंसर 4 जैसे ही एलिमिनेट करेंगे तो केवल हमारे पास 3 ऑप्शन बचता है। एलिमिनेशन मेथड लगा के टिक मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो आप सभी को पता है विदेश मामले और राष्ट्रमंडल की विभाग इन्हें सौंपा जाता है, यानी कि कौन सा विभाग था, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज और पूछेगा कि कौन सा एक्ट, तो 1935 एक्ट आपको बताना है, ठीक है। ये सारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा ये पूछेगा कि अंतरिम सरकार का गठन जो है कब होता है, तो याद रखना है 2 सितंबर 1946 को, ये याद रखना है, यानी कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा इसमें कुछ डिवाइडेशन होता है कि कौन सा किसको दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा दिया जाएगा, ये आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी को अगर पता है तो पूरा डिटेल बताइएगा कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसको किसको दिया गया था, ठीक है। या फिर हम बता ही देते हैं, देखो जवाहरलाल नेहरू को इनको जो है संविधान सभा से जैसे ही पारित होता है तो जवाहरलाल नेहरू को अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री बनाया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष, खाद्य और कृषि मंत्रालय, ये सारा दिया जाता है। तो आप सभी को तो वैसे पता है बट फिर भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव में कहां पर गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो इसमें कह रहा है किया गया था, यानी कि गठन किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो कहां पे किया गया था ये हम लोग देखते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है ऑप्शन 1 A B C D, ठीक है, 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है। पहला कह रहा है संयुक्त प्रांत में, बंगाल में, पंजाब में, मध्य प्रांत में, और कौन सा सही आंसर है ये हम लोग को बताना है। तो देखो इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल और पंजाब। याद कैसे रखना है, बंगाल पंजाब 1937 एक्ट 1935, ठीक है। भारत सरकार कानून के प्रांतीय चुनाव जो हुआ था गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन, तो बंगाल पंजाब ऐसे आपको याद रखना है। तो ये 2 जगह हो जाएगा, तो 2 जब होगा तो केवल 2 और 3 हो जाएगा, हमारा आंसर केवल 2 और 3 हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक लगा दूं, देखो केवल हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, आंसर 2 और 3 यानी कि बी हो जाएगा, बंगाल और पंजाब। ये संयुक्त प्रांत किसे कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रांत, तो मध्य प्रदेश ये तो होगा नहीं, संयुक्त प्रांत नहीं होगा, तो केवल 2 ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, 2 और 3, ये हो जाएगा। कह रहा है पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया था, तो पुर्तगाली जो थे ये आपसे कह रहा है दीव पर कब अधिकार किए थे ये बताना है। तो
1535 ईस्वी में किए थे। ठीक है, भारत स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम के बाद भारत सरकार ने पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को 1961 में भारतीय गणराज में विलय कर दिया गया था। कब किया गया था? 1961 के समथिंग। ठीक है, यानी कि भारत में मिला लिया गया था। इस समय के घटना के बाद गोवा जो है भारतीय गणराज में विलय करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम ऑपरेशन विजय किस ये पूछता है कि गोवा को किस ऑपरेशन के तहत इसे के रूप में जाना जाता है, तो ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय के नाम से। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है, भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के इसके बाद बना लिया जाता है। ये आपसे कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली ने द्वीप पर अधिकार कब किया था, तो 1535 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी, यानी कि कह रहा है फरवरी 1939 में छपरा जिला नारगत अंबारी नामक स्थान पर बकासत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? ये कह रहा है कि किसने शुरू किया था, ये आपन बताना है। ठीक है, ये शुरू किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ था? तो ये कह रहा है किस शहर में संपन्न हुआ था, तो गया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जून 1757 को निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो 23 जून को कह रहा है, ये कह रहा है 23 जून 1757 को। तो आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध होता है, इसमें गुड लिखा हुआ है, तो ये बाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, तो इसमें युद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैक-मोहन लाइन क्या है? यानी कि कह रहा है मैक-मोहन लाइन जो है ये क्या है? तो आप सभी को हम लोग बताए थे, उस दिन सब पढ़े थे कि मैक-मोहन लाइन क्या है ना? तो ये भारत और चीन की सीमा डिवाइडेशन जो है मैक-मोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, याद कैसे करना है? देखो, चाइना जो है हमेशा ऐसे याद रखना है कि चाइना जो है हमेशा एग्रीमेंट जो करता है, इसके बाद जो क्या करता है, इंडियन लोग जो होते हैं वो दिल के बहुत सीधे होते हैं, है ना, किसी पे भी माया मोह में आ जाते हैं। तो ऐसे याद करना है कि इंडियन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं, बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब दिलदार होते हैं। तो ये किसी के माया मोह में आ जाते हैं। तो ऐसे याद करना है कि चाइना जो है हमेशा अपना जाल में फंसा करके अपने माया मोह में फंसा लेता है। तो याद रखना है कि चाइना के साथ भारत का कौन सा लाइन है, तो मैक-मोहन लाइन है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, रेड क्लिफ वगैरह किसके साथ है, तो भारत पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो इसमें अपन कह रहा है कि कौन सा स्थान है जो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? उज्जैन। उज्जैन जो है एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश का उज्जैन जो है, इसे लाइक बोले तो ग्रीनविच कहा जाता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं की एक दूसरे को यहाँ काटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 3 बजे प्रातः, उस जगह को देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखा क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पूरब। ठीक है, यानी कि आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है, तो ये कितना का 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कह रहा है पटना का स्थानीय समय क्या है? तो पटना का स्थानीय समय आपको बताना है क्या है, वही है जो भारत का मानक समय है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो मिलन बिंदु क्या है? यानी कि 800 पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपन याद रखना है, यानी कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है, तो ये पता है कि कोलकाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, कोलकाता। ठीक है,
यानी कि दिल्ली अगर पूछे तो 28 डिग्री 38 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा। कोलकाता पूछे तो हो जाएगा लगभग 22 डिग्री 33 मिनट। उत्तर अक्षांश रेखा जोधपुर पूछे तो जोधपुर ये हो जाएगा 26 डिग्री 29। नागपुर नागपुर पूछे तो 21 डिग्री 11 अप्रॉक्स समथिंग, ठीक है। नागपुर का वैसे कमेंट करके बताइएगा कितना डिग्री जो है, ये आप नागपुर का थोड़ा बताइएगा आप सभी कमेंट में, या फिर नहीं आता है तो गूगल कर लेना आप, लेकिन कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल का संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या फिर संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है, तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये कह रहा है कि पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो 2:30, ये आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है? तो डंकन जल संधि जो है आपको पता है कि दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ वाला जो है ना ऐसे यहाँ पे है, थोड़ा सा ये हट के है, यहाँ हो जाएगा इस साइड में दक्षिण अंडमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पूरब में अंडमान सागर से जोड़ता है, ठीक है। लघु अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है तो कहां कहां से गुजरती है आप सभी को बताना है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा याद रखना है कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है, कितना राज्य से? 8 राज्य से, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? देखो वो कौन, ये वाला जो है ना ऐसे है ना, गुजरात वाला पोर्शन, तो यहाँ पे है आपको, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे राजस्थान, तो ऐसे क्रॉस करता है ना तो हल्का इसमें राजस्थान आ जाता है, तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एमपी आ जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जस्ट इसके नीचे यानी कि छत्तीसगढ़ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको झारखंड, यहाँ पे इधर पूर्वी एरिया में पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ये याद रखना है। फिर इसके बाद त्रिपुरा आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, तो टोटल मिला के हमारा 8 राज्य हो जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा गुजरती है, तो ये तो हम लोग बताती हैं सभी राज्यों से, 8 राज्यों से हम लोग चर्चा भी कर लिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो ये कच्छ हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से बात किया जाए तो। और केंद्र शासित प्रदेश की बातें करें तो पांडिचेरी माहे जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है, इतना अपन याद रखना है, ठीक है। कच्छ जो है कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। अगर आपसे लगभग एरिया वाइज पूछे कि किलोमीटर में कितना है गुजरात का, तो 45,652 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। केम लिखो यानी कि किलोमीटर पढ़ना, ठीक है, ये याद रखना है। लद्दाख पूछे तो लद्दाख जो हो जाएगा 45,100 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि लद्दाख जो है ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि ये 45,100 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो हो जाएगा कच्छ हो जाएगा, ठीक है, लेह नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो आप लेह पे जा सकते थे, क्योंकि लद्दाख का जो लेह है तब होता, लेकिन ऑप्शन है तो हमें इसे मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये पेन सिलेक्ट कर ले। 41 नंबर क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान, तो राजस्थान हो जाएगा, 3 नंबर यहाँ लिखो। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तो 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 1 नंबर पे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे आ जाएगा?
चौथा नंबर पे। अब हमें मिलाना है 2 3 1 4 किधर है, 2 3 1 4, सॉरी 3 3 2 1 4, तो 3 यहाँ पे है, 3 2 1 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है सबसे सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, यानी कि इसे अवरोही क्रम, घटते क्रम याद रखना है। आरोही अवरोही दोनों में डिफरेंट होता है। कहते हैं ना वर्ड के हेर फेर से, यानी कि वर्ड जो होता है यानी शब्द, शब्द के हेर फेर से खुदा जो है जुदा हो जाते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना, उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। देखो फिर से हम यहाँ टाइप कर दें, उर्दू में ऐसे लिखते हैं खुदा, ये खुदा हो गया। तो खुदा को अगर ये जो बिंदु है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे गलती से पड़ गया तो इसी को उर्दू में क्या पढ़ेंगे, जुदा। तो इसीलिए कहावत बना है कि खुदा जो है वर्ड के हेर फेर से नुक्ता, वर्ड नहीं इसको बोलते हैं नुक्ता, ऐसे जो होता है खुदा, ठीक है। तो ये जो नुक्ता हो गया, ये नुक्ता के हेर फेर से, ये पॉइंट ऐसे नुक्ता बोलते हैं पॉइंट को, तो ये अगर बाई मिस्टेक गलती से यहां पड़ गया तो ये जीम हो जाएगा और जुदा पढ़ा जाएगा। तो कहते हैं खुदा जो है नुक्ता के हेर फेर से जुदा हो जाते हैं। तो इसलिए अपन वर्ड में याद रखना, और वही क्रम में, वही मतलब मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, यानी कि लाइक बोले तो घटते क्रम में, वही का मतलब घटते क्रम में, ठीक है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाली नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ कह रहा है खुशहाली नहीं हो सकता है जिसे उसके सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा गरीब दयनीय स्थिति हो। उपरोक्त कथन किसका है, ये कथन किसका है, तो एडम स्मिथ का है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। एडम स्मिथ कौन थे, तो अर्थशास्त्र के मतलब अर्थशास्त्र जो है ना, इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु या फिर सेवा की कीमत पर सरकार के द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है, सॉरी मूल्य कह रहे हैं, मूल्य कहा जाता है। मूल्य मतलब इसका इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, कहीं कहीं प्राइस ऐसे भी लिखेगा, ठीक है, दोनों सही है अपने अपने जगह पे, ठीक है। तो अंतिम मूल्य, ठीक है, यानी कि अंतिम सीमा मूल्य यानी उसका प्राइस, ठीक है। तो किसी वस्तु सेवा की कीमत पर सरकार के द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, मूल्य लेखा कहा जाता है, कम कीमत कहा जाता है, मांग की कीमत लोच कहा जाता है, अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन के लिए कच्चे माल और नकदी को वर्गीकृत किया जाता है, तो ये कार्यशील पूंजी में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता के द्वारा स्वेच्छा से भुगतान और उसके द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमत के बीच अंतर को कहा जाता है, तो ये अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखो ये इकोनॉमिक्स में हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट कराया 100 क्वेश्चन, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन हम दिए हुए हैं, जा करके देख लेना, क्योंकि यहाँ अगर हम 150 क्वेश्चन में एक एक लाइन का कराने बैठ गए ना, तो पता चलेगा 4-5 घंटा खींच लिया, तो अपना टेस्ट ही में रह जाएगा, समझ रहे हैं, समय भी बहुत कम है, इसलिए हम लोग क्विक एंड फास्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त बाजार का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो कौन सा अच्छा उदाहरण है ये बताना है। कह रहा है ऐसा बाजार जहां सामान मुफ्त में लिया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की स्वामित्व वाला बाजार, ये भी नहीं है। ऐसा बाजार जहां सामान पर छूट मिलता है। ऐसा बाजार जहां मांग यानी कि डिमांड और आपूर्ति के आधार का कीमत बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री आवश्यकता नियोजन यानी कि एमआरपी का आउटपुट है, ये अपन बताना है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नियोजित ऑर्डर शेड्यूल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है गिफेन मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो गिफेन मान जो है आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है किसी भी उत्पादन के पैकेज पर अंकित एमआरपी को क्या कहते हैं, तो अंकित एमआरपी को क्या कहते हैं, ये अधिकतम खुदरा मूल्य कहते हैं, ठीक है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में। तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है,
मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है उस बाजार को क्या कहा जाता है जहां कुछ कंपनी मिलकर बाजार के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करती है, तो क्या कहा जाता है, अल्पाधिकार, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवाद के अनुसार विकास का तीसरा स्तर है, तो ये तीसरा स्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, यानी हमारा आंसर, सॉरी हम लोग कहाँ पहुंच गए, ये रहा क्वेश्चन। मार्क्सवाद के अनुसार विकास का तीसरा स्तर क्या कहलाता है, सामंतवाद, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये सारा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यदि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का देखे होंगे क्लास तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तन लागत के योग को क्या कहा जाता है, तो ये कुल लागत कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कह रहा है कि घटती सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे किसी वस्तु की खपत की मात्रा बढ़ती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो जाती है, तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हशीर, ठीक है, यानी कि हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन क्रमागत संख्या का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। 54 नंबर का हो जाएगा 20, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेट गाइस वीडियो इधर उधर मूव हो जाता है। हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी संख्या जो कि दो संख्या का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है और पहली संख्या का आधी दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, 5 अंकों की संख्या का 10वां भाग और 5 अंकों की संख्या का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम आंसर बता रहे हैं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, मैथ सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, तो आंसर आपका डी आएगा, यानी कि 1200 रुपए, ठीक है। ये आ जाएगा, सॉरी 12,000 है, हम 1200 पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है 6 के पावर 76 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 और 15 से लेकर के 1 को पूर्णतः विभाजित करेगी, ठीक है, तो कौन सा संख्या है जो विभाजित करेगी, तो 48, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मिश्रित संख्या नहीं है, तो एक मिश्रित संख्या नहीं है ये बताना है, तो 433 जो है ये मिश्रित संख्या नहीं है, बाकी जो है मिश्रित है 133, 533, 833, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यदि कोई अंक दोहराया नहीं गया है तो 0 से 9 तक की संख्या का उपयोग करने के उपयोग करके कितनी 5 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है, तो ये अपन बताना है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 27,216। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या x को एक अन्य संख्या से विभाजित किया जाता है तो 1 से 3 कम है और इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को x के मान से 4 गुना अधिक किसी अन्य संख्या से गुना करने पर 48 प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा, तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 के पावर 61 को 35 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का योग 87 है, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगी, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि किसी संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो बताओ कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, अब आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है, आर्टिकल दिया गया है और आपको मिलान करना है कि कौन सा इसका आर्टिकल सही है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल इसका मतलब मिलान इसका सही है, ठीक है, 64 का, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, तो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा आर्टिकल 29 से 30 में आ जाएगा, तो हमारा ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, 1 का 4 हो जाएगा, तो आप देखो कि 1 का 4 कहाँ है, फिर भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32, ठीक है, हमारा 32 हो जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है,
तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार क्या हो जाएगा, आर्टिकल 23 और 24 हो जाएगा। तो हमारा ये सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है समानता का अधिकार 14 से 18 में आता है, आप सभी को पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 1 का 4 देखो किधर है, 1 का 4 यहाँ पे भी है, 1 का 4 यहाँ पे है, तो बाकी को तो हम लोग को काट देने दो। ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अब देखो बी का 3 किधर है, तो बी का 3 इसमें भी है, बी का 3 इसमें भी है। इसके बाद कह रहा है सी का शोषण का विरोध का अधिकार, ठीक है, 23 आर्टिकल 24 ये हमारा 2 में है, ठीक है। 2 इसमें तो है नहीं, तो इसको हमें काटो, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से हम यहाँ टिक करें, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। तो कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है, ठीक है, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंग्लिश में कहते हैं। ऑलरेडी हम लोग इस सब पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ सरकार विश्वास प्रस्ताव जो है संसद लोकसभा में लाती है, उसके बाद अपना बहुमत सिद्ध अगर करती है तो ठीक, नहीं तो फिर इसकी सरकार जो है मतलब खो जाता है, गिर जाता है। ये सब ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी के जो है, एक बार आप जा करके पूरा उठा करके देख लेना। हम लोग ओवरऑल लगभग सारा चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यू के फॉर्म में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष। कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा जो होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं उसके उपाध्यक्ष को देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो सिविल सेवा सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछा जाएगा कि इसी दिन भारत के किस क्यों ये मनाया जाता है। तो देखो एक एक्चुअल क्या है कि भारत में प्रति वर्ष जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1947 में इसी दिन को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवक जो होते थे वो भारत के इस्पात ढांचे यानी कि स्टील फेम ऑफ इंडिया के रूप में अभिहित किया गया था। और उसी समय से लगभग ये 2006 से इसके बाद ये डेट मतलब कंटिन्यू दिवस मनाया जाता था। तो पूछेगा कि कब से मनाया जाता है, तो ये 2006 से कंटिन्यू मनाया जाता है, 21 अप्रैल को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम यानी कह रहा है 10 निर्वाचन के द्वारा, 20 निर्वाचन के द्वारा, 5 निर्वाचन के द्वारा, 15 निर्वाचन के द्वारा। तो हमारा एक्यूरेट सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो कौन सा भाग है ये अपन बताना है। कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में यानी यहाँ पहले क्वेश्चन एक बार और हम लोग देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों का शिक्षा के अवसर दिलवाएं, समान नागरिक संहिता। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, ये याद रखना है। देखो पर्यावरण संरक्षण जो है ये आर्टिकल 48 में आता है, 48A सब क्लॉज, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो बताना है कैसे हटाया जाता है, ठीक है। कह रहा है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो ये अपन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा ऊपर कर दे क्वेश्चन। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। तो संसद में लोकपाल विधेयक सबसे पहले कब रखा गया था। तो ये रखा गया था 1968 के समय। तो 68 देखो इसमें है, ऑप्शन सी में है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये
आर्टिकल 317 के तहत, ठीक है, ये याद रखना। आर्टिकल 317 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर अन्य सदस्य को अगर कदाचार वगैरह करते हैं, कोई गलतियां वगैरह मिलता है, तो राष्ट्रपति ऐसे आदेश से उस पद से हटाया जाएगा और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश दिए जाने पर उच्चतम न्यायालय जो है, यानी कि लाइक बोले तो सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 145 के अधीन इसको संज्ञान लेगी, जांच करेगी, इसके बाद हटाया जाएगा। तो पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, तो 145 यानी कि 145। अगर सिविल सेवा पूछे तो ये 317, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो उच्च न्यायालय, देखो पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, जो कोरम वगैरह पूछेगा वो अलग मैटर है, ठीक है। कोरम वगैरह जो होता है वो कल हम लोग बात ऑलरेडी, कल या फिर किसी वीडियो में पॉलिटी वाला चैप्टर एक बार उठा के देख लेना, उसमें हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल प्रावधान सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। तो कह रहा है कि आर्टिकल 1 to 4 यानी कि 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है। आर्टिकल 132 उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार है। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील की विशेष इजाजत देता है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, 132 भी सही है, 143 भी सही है, परामर्श शक्ति से रिलेटेड है। 144 जो है उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कि इसमें अभिलेख न्यायालय इसमें नहीं आता है। अभिलेख न्यायालय जो है वो आर्टिकल 29 में आता है, आप सभी पढ़े होंगे। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 129 में आता है, यानी कि 129 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में, इसमें कह रहा है राज्यसभा किसी धन विधेयक से सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? कह रहा है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसे विधेयक को आगे कार्यवाही कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी जो है रिसेंटली 2024 में जो हुआ है, ये 16 जून को हुआ है, उसमें ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो आप सभी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के बारे में बातें कर रहा है। तो थोड़ा इसको ऊपर कर ले, देखो ये रहा, फिर से इसको टिक करें, यार रुको, पेन ये रहा। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट के बारे में बातें कर रहा है। कह रहा है इसमें कि उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ठीक है। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये तो सही है। कह रहा है समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। और आर्टिकल आपसे यदि पूछेगा कि यानी कि समान वेतन का उल्लेख जो है कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ये आ जाएगा 39 के डी में आ जाएगा, ठीक है, 39 सब क्लॉज डी, ठीक है, यानी कि 39 डी में आ जाएगा। तो ये अपन याद रखना है। बाकी जो है क्वेश्चन इसमें, यानी कि कह रहा है कि उत्पीड़न के खिलाफ का अधिकार, ये तो सही है। समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा, ठीक है। कानून के समक्ष बराबरी, ये हमारा सही है, क्योंकि ये जो है कानून के समक्ष ये सही है। धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। बाकी जो है समान काम के लिए समान वेतन, ये आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन जो है इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? कह रहा है कि ये मूलभूत एक अधिकार है,
क्या फिर एक मूल कर्तव्य है, या फिर निर्देशक सिद्धांत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सही पूछना है कि जो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन जो है ये क्या है, तो ये निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपसे पूछेगा कि किस भाग में आता है ग्राम पंचायत वगैरह, तो भाग के बारे में पूछे तो भाग 4 में, याद रखना कौन सा भाग में आ जाएगा, 4 में। यदि अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल कैसे याद रखना है, 40 में आता है आर्टिकल, यानी आर्टिकल यहां लिख लो, आर्टिकल 40। अच्छा एक चीज पूछेगा, याद कैसे रखना है भाई 40 को, देखो पंचायत, पंचायत हिंदी वर्ड उठा लो। देखो हम लोग कैसे याद करते हैं, अगर इंग्लिश वर्ड मिलता है वहां से उठा लिए, हिंदी वर्ड मिलता है वहां से उठा लिए, ऐसे याद करो। पंचायत, पंचायत जो है, बाकी यहाँ काट दोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, 4 4 4 यानी कि 40। पंचायत प यानी कि ऐसे घेरा लगा दो तो 4 आ जाएगा, तो 4 जो है यानी कि 40 में 4 40 4 40, पंचायत 40 पंचायत, ऐसे याद रखना। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख लेते हैं कि जब पंचायती होता है तो 4-5 लोग आते हैं, 4-5 लोग, ऐसे तो आते तो ज्यादा है, लेकिन अब अपने दिमाग को समझाने के लिए, सबकॉन्शियस में सेव करने के लिए इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेट गाइस, इधर भाग गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। तो हमारा 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ये कह रहा है कि बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य के लिए जाने की आवश्यकता है, तो जाने की आवश्यकता है तो ये बताना है कौन सा, बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रसारण के लिए, भौतिक अधिसंरचना में सुधार के लिए, बेहतर नागरिक सुविधा का विकास के लिए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैन धर्मावलंबियों का मुख्यतः तीर्थ स्थल है, तो तीर्थ स्थल कहाँ पे है, तो आप सभी को बताना है कि पावापुरी और वैशाली। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पावापुरी और वैशाली दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो समेध शिखर जी गिरिडीह झारखंड में है, जैन धर्म से समेध शिखर जी को सबसे बड़ा तीर्थंकर माना जाता है, तो इतना आप सभी को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है, तो गया शहर में क्या देखने के योग्य है, अक्षय वट वृक्ष है, ब्रह्म योगी पहाड़ी है, सूर्य मंदिर है, उपयुक्त में से सभी, तो हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था, किसने कहा था, यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी हम लोग 40 यानी कि एक 81 नंबर क्वेश्चन छूट गया ना। देखो पहले ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसमें कह रहा है आपसे, कह रहा है कि गया शहर में, ये तो हम लोग देख लिए, बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं, तो कहाँ आते हैं, बोध गया में आते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था, ये किसको कहा था, ये कहा था बिहार शरीफ को, तो बिहार शरीफ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पटना संग्रहालय में पर्यटन क्या देखते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा देखते हैं, मुगल चित्रकला पटना चित्रकला के नमूने देखते हैं, 20 लाख पुराना जीवाश्म वृक्ष देखते हैं, तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहु यातायात में प्रचलित है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तिरहुत क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 वैशाली का मेला जो कि चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है ये आपन बताना है, ये हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं इसमें विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है,
तो विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो मंजूषा चित्र शैली जो है ये अंग क्षेत्र में है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यानी कि मंजूषा कला भागलपुर बिहार की एक प्राचीन ऐतिहासिक रूप से मतलब मंजूषा चित्रकला यहाँ फेमस है, रिलेटेड है, तो ये आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के बाद किस आश्रम में गए थे? तो किस आश्रम में गए थे? तो ऑप्शन कह रहा है कि उरुवेला बोध गया में गए थे, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे, सारनाथ गए थे, कपिलवस्तु गए थे। तो ये कहाँ गए थे? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था, अपन सही उत्तर बताना है। ये कुंड ग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैशाख की पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? ये बुद्ध जयंती मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति के किसके काल में हुआ था? तो आजाद शत्रु, ये हम लोग सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया था? तो परमाणु संपन्न देश घोषित किया था, तो जापान, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? कोची में, कर्नाटक में, या फिर हाँ ये रहा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री रिसेंटली भारत की पहली अंडर वाटर परिवहन सुरंग उद्घाटन कोलकाता मेट्रो के एस यानी कि कोलकाता मेट्रो के एस्प्लेंडेड हावड़ा मैदान खंड का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो पहली अंडर वाटर अगर पूछे तो हो जाएगा कर्नाटक, इसके बाद पूछे तो कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हालांकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन है ना, हम इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम इसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, फिर से मेरे को थोड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा क्लियर करके, हालांकि कोलकाता वाला तो रिसेंटली न्यूज में था ही, कर्नाटक वाला मेरे को लग रहा है एक बार और थोड़ा रीचेक करना पड़ेगा। अंडर वाटर मेट्रो ये तो कोलकाता है, बट पहला कह रहा है ना, एक बार हम इस क्वेश्चन पे ना डाउटफुल रख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर वाला हम देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैसे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ है? कर्नाटक वाला है कि कोलकाता है? कोलकाता दूसरा है या पहला है, ये आप सभी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अधिकार को शामिल करने अपने संविधान में गर्भपात के वाला पहला देश बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये यूएई बन गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर का अनावरण किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है? ये चेन्नई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम बनने वाला पहला राज्य बन गया है, तो आप सभी को पता है ये कौन इसका सही आंसर हो जाएगा? यानी कि भारत का पहला, कह रहा है स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी, ठीक है, अधिनियम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये हमारा इसमें में मुझे देखो इसमें क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक यूसीसी, अच्छा ये उत्तराखंड हो जाएगा ना, क्योंकि रिसेंटली जो चर्चा में था ना, उत्तराखंड ने पास किया, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी अधिनियम बनने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा
मुद्रा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ई लक्ष्मी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एक जमी हुई झील के नीचे 48,500 वर्ष पुराने जोमी वायरस खोजा गया है? तो कहाँ पे खोजा गया है? आइसलैंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 100 नंबर। पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला पहला संस्थान बन गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा मोइद मोइदमश मोइदम मोइदमश, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये याद रखना है कि 21 से लेके 23 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र के अकॉर्डिंग असम में अहोम राजवंश के मोइदम को आधिकारिक तौर पर सांस्कृतिक श्रेणी भारत का कितना 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब हुआ था कारगिल जो वॉर, तो 1999 में हुआ था, ठीक है, 1919 में सॉरी 1999 में, यानी कि 1999 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि चंद्र आधार स्थापित करना, चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना, या फिर चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन संचालित करना, पानी के लिए चंद्रमा की सतह पर लगाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने थल सेना प्रमुख के लिए 30 जून 2024 तक 1 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दिया है। इस सेना प्रमुख नाम क्या है? तो प्रमुख नाम क्या है ये बताना है, जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये है सुनीता विलियम्स, ये रिसेंटली चर्चा में रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 17 मई को मनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि विश्व दूरसंचार दिवस स्थापना कब हुआ था अगर यदि पूछे, तो 1865 में, ठीक है, 1865 में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मातृ दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मई में दूसरे रविवार को, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाली पुरुषों की 4x100 मीटर यानी कि 400 मीटर रिले टीम में कौन से भारतीय एथलीट शामिल थे? तो कौन से भारतीय एथलीट शामिल थे? कह रहा है रूपल चौधरी, एमआर पुमा, ज्योतिका श्रीदांडी और शुभा वेंकटेशन, ठीक है। फिर कह रहा है मोहम्मद अनस शाहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया, राजीव और अमोज जैकब। तीसरा कह रहा है नीरज चोपड़ा, मोहम्मद अजमल, अरोकिया, राजीव और राजेश रमेश। चौथा नंबर कह रहा है अमोघ जैकब, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद अजमल और शुभा वेंकटेशन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल, अरोकिया, राजीव और अमोज जैकब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनाव अंगूतक कार्यक्रम IEVP में कितने देश को प्रतिनिधि ने भाग लिया है? तो कितने देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया है? 23 देश के, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कब और कहां खेला गया है? ठीक है, सॉरी कहां खेला गया नहीं, कहां होने वाला है। 9वां ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहां और
कहाँ होने वाला है? तो कहाँ होने वाला है ये अपन बताना है। बांग्लादेश में होने वाला है 3 से 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खुफिया एजेंसी हत्या की साजिश कथित निशाना कौन सा आतंकवादी था? कौन सा निशाना का आतंकवादी था? ये आंसर हो जाएगा गुरु गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कतर में शॉर्ट गन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला एस्टिक में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? महेश्वरी चौहान। ऑप्शन हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल में वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो कौन सा करेंगे अपन सही बताना है। ये हो जाएगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिनेफ श्रेणी में चुना गया है? तो कौन सा चुना गया है? ये सनफ्लावर वेयर द फास्ट वंस टू नो, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल, इसमें कह रहा है अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बिश्केक किर्गिस्तान में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक के दौरान भारत में किस संगठन ने ईवीएम का विकास और प्रशिक्षण किया था? ठीक है, तो 117 का सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल एंड जैक स्वीगर्ग जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ विकसित किया जा रहा है ये आप सभी को बताना है। ये 119 का कह रहा है कि खावड़ा गुजरात में, जयपुर राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में, चेन्नई तमिलनाडु में। तो ये खावड़ा गुजरात में किया जा रहा है, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्व का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र खावड़ा गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, विकसित किया जा रहा है। कौन सा समुदाय चेटी चंड को अपने नए साल के रूप में मानता है? ये सिंधी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, तो प्रकाश वर्ष एक इकाई है तो दूरी का है। ठीक है, डिस्टेंस का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आदिश राशि है? ठीक है, तो कह रहा है आदिश राशि है तो दाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सादिश राशि है? तो सादिश राशि विस्थापन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सादिश राशि है? ठीक है, तो इसमें कह रहा है एक सादिश राशि है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समवेग, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। फिर से यहाँ टिक करूं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई लगभग नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 183 × 107 नैनोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 126 नंबर क्वेश्चन, पारसेक यानी पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मात्रक है तो ये हो जाएगा दूरी का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई है। ठीक है, तो ये अपन बताना है
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 27 का, ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक अपन बताना है, क्या हो जाएगा? तो कह रहा है इसमें केजी एमएम, केजी सीएम स्क्वायर, ये सब नहीं हो जाएगा। आप सभी को पता है कि दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, पास्कल, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग, अच्छा तो इसमें कोई नहीं है तो ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ये रहा, दाब का एसआई मात्रक, इसमें से ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? पास्कल। ये तो मैंने लिख दिया है, बट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या फिर कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो कौन सा प्रयोग होता है? पारा प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने में प्रयुक्त होता है? ये फायदोमीटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए मीटर क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ये एम्पियर कहते हैं। एम्पियर क्या नापने के लिए, इकाई एम्पियर जो है क्या नापने के लिए यूज होता है? ये हो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेल खाता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक है, यानी कि 94 Pu 242 के नाभिक न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो ये संख्या 148, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फैराडे स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक जो है ये कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है ये देखना है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन ई गोल्डस्टीन के द्वारा, अल्फा कण WC रोडजेन, कह रहा है कि न्यूट्रॉन जे चैडविक, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है? तो क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था ये अपन बताना है, तो ये चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान की संख्या होता है, तो ये होता है 4। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। क्या परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है? परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। परमाणु भार भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कथन और रीजन, इसका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कह रहा है अमीबा विभंजन, ठीक है, कह रहा है अमीबा विभंजन के द्वारा जनन करता है, कारण रीजन कह रहा है क्योंकि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस क्या है? तो ये हो जाएगा एक मृदु क्वची है, एक मृदु क्वची, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट होता है वो कैसे श्वसन करते हैं, यानी कि सांस कैसे लेते हैं? तो वातक तंत्र से लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है? तो ये कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है, यानी कि रक्त मतलब उसमें होता नहीं है, तो हाइड्रा हो जाएगा। अगर पूछे कि कौन सा जीव में रक्त व्हाइट होता है तो तिलचट्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगनू होता है, तो जुगनू क्या होता है? एक कीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है इसमें चमगादड़ पक्षी मधुमक्खी कौन सा पराग का वेट गाइस मम्मी
तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागणकारी है, तो ये तीनों हो जाएगा, चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी। तो ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन, आप सभी को पता है। कह रहा है कि दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहते हैं? तो श्वेत चींटी कहते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पिछले साइंस में सब पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से स्पीसीज को उनके विकास के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्थित करना है, पहले क्या आएगा? तो पहले मछली आ जाएगा, तो हमारा पहले 2 हो जाएगा। इसके बाद उभयचर आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे उभयचर। इसके बाद क्या आएगा? सरीसृप आ जाएगा, तो हमारा यहाँ 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? तो पक्षी आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अब देखो कहाँ पे है 2, 1, 3, 4, तो ऑप्शन सी में है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, वो क्या होता है? वो रीछ होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, अंतिम है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट हम लोग कल वीडियो फुल लेंथ कल लाएंगे, टेस्ट नंबर 12 हुआ। ये टोटल हम लोग 11 टेस्ट इसमें कंप्लीट कर चुके हैं गाइस। बाकी आप लोग मेरे साथ साथ गेस करते रहना, जैसे हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो वैसे आप लोग को आंसर गेस करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। और आप सभी कमेंट में बताइएगा जरूर कि प्लीज आपका 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ओवरऑल आइडिया तो लगे कि हाँ मेरा इतना सही है, इतना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो लोग मेरे वीडियो पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करना। और मेरा ये न्यू चैनल है, प्लीज जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको फॉरवर्ड करना, शेयर करना, प्लीज सपोर्ट करना। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।